ये भी आखिर के 2 सवाल रह जाएंगे। उसके अलावा सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया, डेप्रिसिएशन आपने करवा दिया था। अब शायद सर एक आध सवाल ही रह गया होगा। अच्छा, रेशियोज है उससे रिलेटेड। रेशियोज एक्चुअली यूनिवर्सिटीज लेवल पर जो है वो रेशियोज जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह फाइनेंस का पार्ट है, एंड फाइनेंस में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है नए उसमें बैच में, तो मैं थोड़ा सा उसको भी प्रिसाइज लेकर जाऊंगा एंड ताकि, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो शायद अब उनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है हमारे पास 7-8 स्टूडेंट्स की, वो भी कम होती जा रही है। कल भी मैं देख रहा था किसी ने लेफ्ट कर दिया, आई डोंट नो कौन था, बहरहाल चूंकि बीच में अगर कोई आएगा तो कोई भी कोर्स ऐसा जो प्रैक्टिकल टाइप का कोर्स है उसको बीच में प्रॉब्लम होती है। तो रेशियोज का एक क्वेश्चन चूंकि फाइनेंस में आया हुआ है, तो हम पहले उसको रेशियोज को टच कर लेते हैं। तो रेशियोज के बाकी क्वेश्चंस तो कर लिए ना हमने, या कोई बाकी हैं? नहीं सर, सर हमने 17 कर लिए, 19 कर लिए, बाकी 16 और 15 का सर मैं अभी देख लेती हूँ। इजी होगा सर, क्योंकि आपने सब हमें फॉर्मूले तो बता ही दिए हैं, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा, तो मैं पहले आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर होगा पहले। यस, ये आ गया, एंड इसके बाद हम जाएंगे डिसेबल्ड एनोटेशन हो गया। देन ये जो लेटेस्ट पेपर आपका फाइनेंस का, आज मेरा फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड था और इत्तेफाक से मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि किसी ने फाइनेंस का जो पेपर है वो फाइनेंस के बजाय अकाउंटिंग का पेपर बना दिया। तो ये लेटेस्ट पेपर है, इसको डिस्कस कर लें। बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस है, एंड क्वेश्चन नंबर 7A से मैं स्टार्ट लूंगा, और ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, एंड ये लिखने वाला काम अब आपका ही होगा। हम एक काम करते हैं कि एक इसको वर्किंग फाइल बना लेते हैं, शेयर करने में आसानी होती है। वर्किंग, जी। तो अब देखिए ये अकाउंटिंग में सॉरी सेक्शन 3 है बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए, गिव हाइपोथेटिकल जनरल ट्रांजैक्शंस दैट विल हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। टोटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन के असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो पहली रिक्वायरमेंट में आपको बताना है इंक्रीज इन एन एसेट यानी इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। तो कोई ट्रांजैक्शन ध्यान में आती है? ऐसी क्या एंट्री हो, ट्रांजैक्शन हो कि जिसमें ये दोनों ट्रू हो जाए? सर कोई भी एसेट परचेज करा है अकाउंट पेबल पर। तो अब आपको क्या लिखना है? आपको सिंपली लिखना है परचेज्ड, फॉर एग्जांपल परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट या परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो पहले का जो आंसर लिखना है, आप हाइपोथेटिकल जनरल ट्रांजैक्शन लिखनी है, एंट्री नहीं बनानी है, ट्रांजैक्शन देनी है आपको। तो हमारी ट्रांजैक्शन है नंबर 1, परचेज्ड, कोई भी लिख दे, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, परचेज मर्चेंडाइज हो सकती है, एंड टेकिंग अप बैंक लोन हो सकता है, क्योंकि फिर एसेट इंक्रीज हो जाएगा लोन में और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, यानी नोट्स के जरिए भी हो सकता है। तो लोन भी ले सकते हैं हम और एसेट भी। तो सिंपल वही है कि आप कोई एसेट खरीद लें, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी, ऑन क्रेडिट। तो ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड में लिखा है डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज अ लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, पेमेंट ऑफ लोन पेबल, पेमेंट ऑफ डिवेंचर पेबल, पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। कोई भी लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करेंगे आइदर कैश से या बैंक से, तो डिक्रीज होगा असेट, अकाउंट पेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो पेबल, डेबिट एंड कैश क्रेडिट का मतलब, या बैंक क्रेडिट का मतलब डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज अ
इन अ लायबिलिटी, तो ये एंट्री होगी। इसके बाद दिया हुआ आपको इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज अनदर असेट। सर परचेज फर्नीचर ऑन कैश। परचेज फर्नीचर ऑन कैश, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डेबिट, अकाउंट सिविल क्रेडिट, ये सारी एग्जांपल है। एंड इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर हो गया, मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, और जरूरी नहीं कैश हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, साथ साथ ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। एंड लास्ट है इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट एंड इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। एक कंपाउंड एंट्री आ गई, इसमें दो, एक डेबिट और दो क्रेडिट होंगे। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 50 lakh, पेइंग 30,000 कैश एंड रिमेनिंग पेएबल इन नेक्स्ट मंथ, या पेएबल इन, या इशूड नोट फॉर द बैलेंस। कोई भी हो सकता है ना, एक आइटम खरीदा, कुछ पेमेंट कर दी, बाकी अब लेकर आके बाद में देंगे, या नोट पेबल इशू कर दिया। तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, नोट पेबल क्रेडिट, या बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो जरूरी नहीं कि बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकती है। सिंपल है। जी सर ये तो बहुत आसान था। हाँ, ये फाइनेंस में दिया हुआ इन्होंने, और फाइनेंस में ये क्वेश्चन है आपके पास, रेशियोज का सवाल है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द बैलेंस शीट, मिसिंग फिगर है underneath, and write it down in answer book provided. Show there the required calculations as well. तो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, हमने पढ़ा था डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म डेट टू इक्विटी ले लें तो शॉर्ट टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन हो सकती है, मैंने कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ फार्मूलाज मौजूद हैं। तो कंसेप्ट क्लियर, तो डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.5:1 है। देन टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला पढ़ा था हमने, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स पर डे, डीएसओ जिसको हम कहते हैं। अज्यूम करेंगे 360 डेज अ ईयर एंड ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक क्रेडिट सेल से होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया होता तो हम सेल से कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ये मैंने पहले बताया था। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो इन्वेंट्री टर्नओवर में हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री, क्योंकि वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर एसेट टेस्ट रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, विच इज 1:1। अब बैलेंस शीट में आपके पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टोटल एसेट, पूरी साइड ये ब्लैंक है। क्रेडिट साइड में नोट्स एंड नोट पेबल यानी करंट लायबिलिटीज दी हुई है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं मालूम आपको। कॉमन स्टॉक इज 1 लाख, रिटेन अर्निंग 1 लाख। तो टोटल इक्विटी मुझे पता है 2 लाख की, स्टॉक्स और रिटेनिंग को ऐड कर ले तो 2 लाख की इक्विटी है। टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल नहीं मालूम है। तो अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा रेशियो से हम स्टार्ट लें। सर टोटल एसेट टर्नओवर। अगर टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट, यस सर। क्या क्वेश्चन में सेल गिवन है? नहीं सर। क्या टोटल एसेट गिवन है? नहीं सर। जब 3 वेरिएबल में से 2 पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें का मतलब टोटल एसेट टर्नओवर यूज नहीं होगा। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ ये एक्सरसाइज आप करें। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए सेल्स चाहिए, तो ये अकाउंट रिसीवेबल में नहीं मालूम। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंट रिसीवेबल दोनों चाहिए थे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए सेल मालूम होनी चाहिए।
सर हम लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी ले सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सर हमें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए होगा उसके लिए। तो बेटा इक्विटी तो है ना, जी। फार्मूला लिखे, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई इक्विटी, तो लिखिए आप 0.5 इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई इक्विटी। तो विदाउट कैलकुलेशन 1 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख है। आ रहा है समझ में? अगर लॉन्ग टर्म डेट 50% है इक्विटी का, 0.5 टू 1 का रेशियो है ना, क्वेश्चन नंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आप देखिए आपके पास है कॉमन स्टॉक और रिटेनिंग एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आ गए आपके टोटल इक्विटी, कॉमन इक्विटी या इक्विटी, है ही कॉमन स्टॉक। एंड सम इज द फार्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट, कैप भी लगा, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी equals to long term debt divided by equity. Now we have 0.5 equals to long term debt divided by 200,000. Now what is long term debt? 200,000 multiplied by 0.5, which is 1 lakh. Clear है? जी सर। अब इस बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, तो ये फाइनल टोटल क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, मिक्स हो गया, चले अलग अलग उठा लेते हैं। ये वाला नोट पेबल मैं शॉर्ट में लिख दूं, हमारे पास है नोट पेबल, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग, ये आइटम्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 लाख आपको गिवन था एंड ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। सही। कैश अकाउंटेबल इन्वेंट्री, कैश अकाउंटेबल इन्वेंट्री फिक्स एसेट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, पूरा वहां पर मौजूद है आपके। अब अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख है तो यहाँ भी क्या होगा? 4 लाख। टोटल एसेट्स आ गए आपके। क्लियर? ये मैंने शॉर्ट लिख दिया है, सारा मौजूद था, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी आपकी आ चुकी थी, यही हमने टोटल एसेट्स पर ले लिया। अब वी कैन यूज टोटल एसेट टर्नओवर व्हिच इज 2.5 टाइम्स। मैं लिखता जाऊं यहाँ पर, ये पहला फार्मूला हमने यूज किया था, बी में टोटल एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये फार्मूला है।
टोटल एसेट टर्नओवर इज गिवन 2.5 टाइम्स, तो 2.5 इक्वल्स टू सेल्स मुझे नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय वी हैव टोटल एसेट्स 4 लाख, नाउ सेल्स इक्वल्स टू, चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेटमेंट 4, वरना इतना मैं तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 2.5, so now your sale is 1 million. मैं फिर रिपीट कर दूं, जो कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, कि ये पहला क्वेश्चन तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ये आप सबको आना चाहिए। अकाउंटिंग हमने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट है, यहाँ इक्वेशन दी हुई है एसेट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, आपको इसको पढ़ना है और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ट्रांजैक्शन बतानी है। सिर्फ एक मैं बता रहा हूँ, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हम लिखेंगे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए, इंक्रीज इन एसेट फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, उस रेफरेंस से जब आप इसे देखेंगे तो यही सब में लिखना है, तो ये बहुत बेसिक है। उसके बाद हम ये रेशियोज का जो क्वेश्चन, रेशियोज चूंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, तो ये रेशियोज का क्वेश्चन आ गया था फाइनेंस में 2021 में। ओरिजिनली रेशियोज जो यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज हैं, तो रेशियोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, अकाउंटिंग में नहीं आ रहा है। यहाँ आपके पास कुछ रेशियोज गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टर्नओवर, कलेक्शन पीरियड, इन्वेंटरी टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एसिड टेस्ट रेशियो। बैलेंस शीट में बहुत सारी फिगर्स मिस हैं, तो डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्रेडिट के साइड पर गया। करंट लायबिलिटीज मुझे मालूम है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन इक्विटी हमें पता है, कॉमन स्टॉक और रिटेन नहीं मिलकर टोटल इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया, यहाँ से लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, इक्विटी था, टाइपिंग है इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो ये 0.5 इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट एलटीडी लिखा है मैंने, यहाँ लिमिटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट को शॉर्ट में लिख दिया। लॉन्ग टर्म डेट 1 मिलियन आ गया, 1 लाख आ गया, 1 लाख को पुट किया तो पूरी बैलेंस शीट आपकी ड्रॉ हो गई क्रेडिट साइड आपकी, एंड क्रेडिट साइड का टोटल जो है 400,000 है, तो अगर क्रेडिट का टोटल 400 है तो डेबिट का टोटल भी 400 होगा। इट मीन्स कि अब आपके टोटल एसेट्स आपको मालूम हो गए। टोटल एसेट से हमने टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला अप्लाई किया, 2.5 इक्वल्स टू सेल्स, मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया है, योर सेल इज 1 मिलियन। अब सेल्स जब आपके पास आ गई है तो वी कैन कैलकुलेट कलेक्शन पीरियड से अकाउंट रिसीवेबल, लिख दिया उसने कि 360 डेज आ ईयर लेना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला, उसको हम डीएसओ भी कहते हैं, एवरेज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स पर डे, and we have average collection period is 18 days, 18 equals to account receivable divided by, अब चूंकि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 360, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय, अकाउंट रिसीवेबल इज 50,000, इसको 360 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो आपकी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आ गई 50,000, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 50,000, और इसको मैंने रेड कर रहा हूँ ताकि ये हम मालूम हो सके कि ये हमने कैलकुलेट किया। देन
इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर में सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री भी यूज करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री भी यूज करते हैं। तो अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो सकता हो, तो देन फिर हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है और हमें पता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर सेल आपकी 1 मिलियन है और ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो 1 मिलियन का 10% 1 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 9 लाख आपकी कॉस्ट है। 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर सेल्स में से 10% माइनस कर दे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा डी। अब मैं थोड़ा एडवांस लिख देता हूँ उसको, इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है 9, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्योंकि सेल मेरे पास मौजूद है 1, तो अगर मैं इसके लिए 1 माइनस 0.1 कर दूं और इसको डिवाइड कर दूं इन्वेंट्री से, तो ये बन जाएगा 9 इन्वेंट्री इक्वल्स टू 9 लाख। आप करके देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1, 9 लाख आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 1 लाख का 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 90% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो आप अगर नहीं क्लियर हो किसी को तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर ले, पहले लिखिए सेल्स, तो लिखिए माइनस 10% ग्रॉस प्रॉफिट, आंसर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इन्वेंट्री कितनी होगी, डिवाइड बाई 9, इट मीन्स 1 लाख। सॉरी, मैंने कैश के आगे लिख दिया, इन्वेंट्री आ गई। जी क्लियर है इन्वेंट्री की कैलकुलेशन की? जी सर क्लियर है। अब आ जाइए, इसने दिया आपको एसिड टेस्ट रेशो यानी क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, या क्विक रेशो इक्वल्स टू, चूंकि में हमारे पास कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल क्विक एसेट्स है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब चूंकि ऐसे लिख रहा हूं तो मैं ब्रैकेट इसलिए लगाता हूं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं। जब आप ऊपर नीचे लिखेंगे इस तरह लिखेंगे तो फिर आपको ये वाले ब्रैकेट की जरूरत है। तो क्विक रेशियो आपको 1 दिया हुआ है, 1 इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है 50,000 प्लस कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 लाख। देन कैश कितना होगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं विदाउट कैलकुलेशन आपको बता दूं कि 50,000 होगा। ये आ गया 50,000।
ऐसा किस बेस पर कह रहा हूँ कि क्विक रेशियो 1 है, 1:1, तो जितनी करंट लायबिलिटीज है उतने ही क्विक असेट्स हुए। तो अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख है तो क्विक असेट्स भी 1 लाख के होंगे, और क्विक असेट्स हमारे पास 2 ही है। अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ नहीं है, तो अगर ये दोनों मिलाकर 1 लाख है और उसमें से 50,000 अकाउंट रिसीवेबल है तो कैश 50,000 होगा। कैलकुलेशंस मैंने शो कर दी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैश के लिए, ये 1 लाख इधर आ जाएगा, फिर 50,000 1 लाख से माइनस होगा जाकर। अब ये वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एफ टोटल एसेट्स, जब आपको कैलकुलेट करना है फिक्स एसेट्स, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। ये लास्ट पेपर जो था आपका, वो उसमें रेशियोज का सवाल फाइनेंस में आ गया था। एंड ये पार्ट जो है बी पार्ट, 10 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट था और 10 मार्क्स का बी पार्ट था। और उसके बाद इन्होंने लिखा है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द फैक्टर विच आर रिलेटेड टू रिस्क स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये सारा थ्योरी वाला एरिया है। तो मैं जो स्लाइड्स आपके शेयर करता हूँ उसमें गिवन होते हैं अक्सर जगह, तो वो देख लीजिएगा। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब सारिश आप मुझे कह रहे थे कि आप रेशियोज के कोई क्वेश्चंस में अगर हैं तो बता दें, वरना फिर मैं, क्योंकि फाइनेंस में जितने भी आपके कैपिटल बजटिंग जो अभी तक हमारे पास है, अगर हम उसको देखें तो उसमें कैपिटल बजटिंग भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, स्टॉक्स वैल्यूएशन है, बॉन्ड वैल्यूएशन है। और इन तमाम कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सर 2015 में क्वेश्चन नंबर 7 है रेशियोज का। देखिए इसमें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये जो पहले 3 आइटम है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, तीनों को टोटल कर लीजिए, ये बन गए करंट एसेट्स। ये वर्किंग बन जाएगी टोटल करंट से। अकाउंट पेबल, अक्रूवल एंड बैंक लोन, ये तीनों जो है आपके ये करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करेंगे तो करंट रेशियो आ गया। फिर आपको चाहिए एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो में आपको लेना होता है क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, क्विक एसेट्स हैं कैश और अकाउंट रिसीवेबल, ये दो। इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दें तो एक क्विक रेशियो भी आ जाएगा, एसेट टेस्ट रेशियो। इसके बाद आपको कलेक्शन पीरियड निकालना है। कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स पर डे। अकाउंट रिसीवेबल आपको दिया हुआ है 2 लाख और सेल्स दी हुई है 400,000। अब डेज 360 होंगे या 365 होंगे, नहीं लिखा, तो आप जब सॉल्व करने जाएं तो आप वहां पर खुद नोट लिख दें कि वी अज्यूम 360 डेज अ ईयर। जनरली हम 360 इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो मंथ है वो इवन हो जाए। और अगर आप ये लिखते हैं कि वी अज्यूम 365 डेज अ ईयर, तो आपका भी आंसर सही है, लेकिन उसमें से आपको नोट डालना होगा कि ईयर कितने का लिया। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने जो फार्मूला लिखे और सॉल्व किए, यहाँ डेटा दिया हुआ है, वहां रिवर्स गए थे। इसके बाद पूछता है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ आपको और इन्वेंट्री भी मौजूद है। इसके बाद दिया टोटल डेट टू इक्विटी, जो टोटल डेट है ये, तो अकाउंट पेबल, अक्रूवल्स, बैंक लोन एंड लॉन्ग टर्म डेट, इन सबको प्लस कर देंगे तो ये टोटल डेट हो जाएगा। और कॉमन स्टॉक और रिटेनिंग को प्लस करेंगे तो ये टोटल इक्विटी बन जाएगा।
फिर ये कहता है लॉन्ग टर्म डेट टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म डेट ले लें, उसको डिवाइड, जैसे फार्मूला लीजिए ना, डिवाइड कर दें ग्रॉस प्रॉफिट से तो आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ इनकी टाइपिंग एरर है। लॉन्ग टर्म डेट टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। आप यहाँ इसको अज्यूम करें लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अलग रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो डिफरेंट होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई लिखना भूल के बाद क्या लिखना था भूल गया, तो अभी हमने याद होगा लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी क्या है। तो लॉन्ग टर्म डेट लेंगे सिर्फ ये वाला और इक्विटी से डिवाइड करेंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल का फार्मूला होता है। सेल्स भी गिवन है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, तो सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, उसको सेल से डिवाइड कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। फिर दिया नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको और सेल्स भी दी हुई है। फिर दिया रिटर्न ऑन एसेट, तो नेट प्रॉफिट भी मालूम है और टोटल एसेट भी मालूम है। बताइए इसमें कौन सा प्रॉब्लम है करने की? नहीं सर, हो जाएगा, ये हो तो जाएगा। बहुत इजी है। जी जी। एक मिनट में भी आपसे बात। अब हम जाएंगे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितने डिसीजंस फाइनेंस में होते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू की बेस पर होते हैं। हमें पता है कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड है, तो परचेसिंग पावर ऑफ रुपी जो है वो इरोड होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो आज 100 रुपए में जो कुछ आप खरीद रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद, लेट से 1 साल के बाद, वो 100 रुपए की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। फिर वही आइटम अगर 110 रुपए में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10% इन्फ्लेशन हो गया। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर चूंकि रिटर्न फ्यूचर में मिलना है, तो आप ये करते हैं कि वो फ्यूचर रिटर्न्स की को आप करंट सिनारियो में लाते हुए डिस्काउंट कर कर प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस से कि आफ्टर 1 ईयर अगर 1 लाख मिल रहा है तो आज के बराबर किसके बराबर है, मे बी आज 90,000 के बराबर है। तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं फाइनेंस में। लेकिन चूंकि टाइम वैल्यू मनी में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों को कंसीडर होता है, तो हम इस तरह के भी क्वेश्चन सोच सकते हैं कि जी आज हम क्या डिपॉजिट करें कि 10 साल के बाद 50 लाख हो जाए, या आज हमने अगर 20,000 जमा किया है तो 4 साल के बाद क्या होगा। तो इस किस्म के फ्यूचर वैल्यू के भी, ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक शख्स ने आज स्टार्ट किया जॉब करना, 40,000 रुपये उसकी सैलरी थी और उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट 10% था, तो 5 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी। तो ये फ्यूचर वैल्यू वाला कंसेप्ट है। या अगर किसी शख्स की सैलरी 5 साल के बाद 5 लाख रुपए है और उसका इंक्रीमेंट का रेट 10% है, तो आज उसकी सैलरी क्या थी। ये डिस्काउंटेड फैक्टर है कि रिवर्स जा रहे हैं, तो एडिशन फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज होती जा रही है, प्रॉफिट मिलता जा रहा है। जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो जाहिर है कि उसको माइनस करते हुए आएंगे वहां पे, तो उसके लिए डिस्काउंट का वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट या प्रॉफिट कह ले, मैं सिर्फ इंटरेस्ट नहीं कहता, प्रॉफिट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट है। लेकिन चूंकि वर्ड इंटरेस्ट बार बार यूज हो रहा है, तो इंटरेस्ट की भी दो टाइप्स थी, एक कहलाता है सिंपल और दूसरा कंपाउंड। एंड आई होप कि ये आपको डिफरेंस पता होगा।
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जी, सिंपल एंड कंपाउंड का डिफरेंस पता है ना आपको? अच्छा चले, सारिश आप तो कह देती हैं, यहाँ पता है। सर मैं शायद भूल गई अभी। अच्छा देखिए, मैं इसको बहुत सारी एग्जांपल भी दे सकता हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है। अगर आप बैंक में 1 लाख या किसी भी जगह 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दें या इन्वेस्ट कर दें और वो आपको 10% रिटर्न देते, 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1 लाख का 10%, 10,000। अब नेक्स्ट ईयर भी अगर वो 10,000 1 लाख पर कैलकुलेट हो रहा है तो इंटरेस्ट 10,000 ही मिलना है। ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, कि हर दफा प्रिंसिपल अमाउंट का 10% मिलेगा। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये हो रहा है कि आपने 1 लाख रुपीज दिए, उस पर 10% इंटरेस्ट मिला, तो अब आपकी अमाउंट जो है वो 1,10,000 बन गई, और 1,10,000 पे फर्दर 10% लिया, तो अब 10,000 का 10% नहीं लूंगा मैं, 1,10,000 का 10% लूंगा, तो अगली दफा मुझे 11,000 मिल रहे होंगे। तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ये केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ आइडिया हुआ थोड़ा सा? जी सर क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसको बिजनेस में ले आता हूँ, मैंने कारोबार किया, 10 लाख रुपए कारोबार में लगाए, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट की मैं कर लेता हूँ ड्राइंग, तो मेरा तो कैपिटल 10 लाख ही रह गया ना, तो अगली दफा भी 10 लाख पर प्रॉफिट मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं 2 लाख में से 1 लाख पे ड्राइंग करता, 1 लाख को कारोबार में ही रहने देता, री इन्वेस्ट करता, तो मेरा कैपिटल बढ़कर 11 लाख हो जाता, तो अगली दफा 11 लाख पर प्रॉफिट होता। तो ये कंपाउंड वाला कंसेप्ट आ गया। बैंक आपको ऑफर करता है मंथली इनकम स्कीम, 1 लाख रुपए पर 12% आपको मिलेगा मंथली स्कीम में। तो 12% रेट, जो ये मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, ये कोटेड रेट कहलाता है, नॉमिनल रेट कहलाता है। रेट हमेशा एनुअल बेसिस पर होते हैं, अंटिल के स्पेसिफाई ना हो। तो अगर कहता है ना कि बैंक आपको बहाना देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हर महीने 12% मिलेगा। साल का टोटल 12% है, हर महीने 1% मिलेगा। तो जो मंथली इनकम स्कीम होती है, उसमें नॉर्मली हमने 1 लाख रुपए बैंक में रख दिए और हर महीने हम जाते हैं 1,000 रुपए का प्रॉफिट घर ले जाते हैं। तो जब आप प्रॉफिट घर ले गए तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बैंक के पास 1 लाख ही रहने वाली है, तो अगली दफा भी 1 लाख का 10% मिलने वाला है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दें और भूल जाए बैंक में रखे, तो बैंक आपके अकाउंट में जब भी 10% प्रॉफिट देगा, तो अगले साल वो 10% भी उसमें शामिल है, तो अब अगली दफा उस 10% और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर प्रॉफिट होगा। तो इस तरह जो आपकी अमाउंट है वो ज्यादा तेजी से एक्यूमुलेट होगी एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। अब आ जाइए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज होती हैं, उस पर एक रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है। तो हर साल सैलरी पर अगर 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ये जो 10% इंक्रीमेंट है, ये कंपाउंड कंसेप्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है? सवाल आपसे। सैलरीज में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सैलरीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, उस पर जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है, वो कंपाउंड है या सिंपल है? सर सिंपल है क्योंकि सैलरी तो सेम ही मिल रही होती है हर महीने। देखिए, ईयरली इंक्रीमेंट हो, मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ईयरली इंक्रीमेंट होता है। अगर किसी की सैलरी 40,000 है और रेट ऑफ इंक्रीमेंट 10% है, तो अगली सैलरी क्या होगी? 44,000 होगी नेक्स्ट ईयर, जी सर कंपाउंड है ना? और अगले साल जो 10% लगेगा वो 40,000 पे लगेगा या 44,000 पे लगेगा? सर 44 से अबव पे लगेगा क्योंकि वो 10% फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी 10% आने वाला है, ये 40 पे नहीं आने वाला है। Sorry.
इस 44 पर 10 लगेगा, तो अगर इस 44 पर 10% लगेगा तो अगली सैलरी उसकी 48,400 होगी, फिर 10% इस पे लगेगा तो अगली सैलरी फिर उसकी 53। इस तरह से ये कंपाउंड वाला कंसेप्ट है कि जो इंक्रीमेंट लग गया अगली दफा उस इंक्रीमेंट पर भी 10% आ रहा है, इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अब करंट मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इस तरह से कुछ स्केल होता है, 50,000 डैश 10,000 डैश, तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है ना वो 10,000 है, तो उसको हर साल 10,000 ही मिलेगा। अब उस 10,000 की वजह से उसकी वो बाकी अलाउंसेस वगैरह बढ़ रहे होते हैं, मैं सिर्फ इंक्रीमेंट बेसिक पे में जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो 10 लग रहा है, तो उसकी बेसिक पे बढ़ के कितनी भी हो गई हो उससे परसेंट अप्लाई नहीं हो रहा, 10,000 लग रहा है। तो ये सिंपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ इस तरह का कुछ सेटअप होता है। तो अब सिंपल और कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि जी करंट सेल हमारी 20 लाख है और कंपनी प्लान कर रही है कि अगले 5 साल में हर साल 10% बढ़ाकर सेल करेंगे, तो अब जो ये आप टेबल बनाएंगे, अगर आपसे कहूँ कि 5 साल के बाद उसकी सेल कितना होगी, तो ये फ्यूचर वाली वाली कंडीशन आ गई। तो इसमें जो 10% है ये कंपाउंड है, सिंपल है। ये भी कंपाउंड है क्योंकि एक दफा अगली सेल कैलकुलेट होगी, अगली दफा उस सेल का 10% लेंगे। ये नहीं है कि जो आपका अभी करंट 10 लाख की सेल है हर दफा 10 लाख पर 5% नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर है? मिसाल के तौर जी। पर 1,000 है और इसमें 10% इजाफा होना है, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 1,100। उससे अगले साल कितना हो जाएगा? 1,210। तो ये 1,000 का 10% होता है तो हर दफा 100 रुपये बढ़ता, और अगर हर दफा 100 बढ़ता तो सिंपल होता। देखें 100 रुपये बढ़े, यहाँ 210 बढ़ रहे हैं, 331 बढ़ रहे हैं, 464 बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, याद रखिएगा। जितनी भी प्लानिंग होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ज्यादातर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि इसके बगैर बाकी सारे टॉपिक्स में हमें बार बार प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमने इंटरेस्ट को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आते हैं कैश फ्लोज, क्योंकि जितने भी डिसीजन फाइनेंस में होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, नेट इनकम की बेस पर नहीं होते बल्कि कैश फ्लोज की बेस पर होते हैं। और जो डाटा हमें गिवन होता है फाइनेंस में उसमें एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन सारी कैश बेसिस पर होती है। तो कैश फ्लोज में पहली कंडीशन है सिंगल सम, आइदर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो। सिंगल वैल्यू, आज के 10,000 जमा किए 10 साल के लिए, 10 साल के बाद कितना हो? 5 साल के बाद 1 लाख मिलने वाले हैं, उसकी आज की वर्थ क्या है? तो अमाउंट वन टाइम गिवन है, इट इज सिंगल सम। बी में लिखा था सीरीज ऑफ कैश फ्लो, सीरीज ऑफ अनइवन कैश फ्लो मोर देन वन वैल्यूज। एक बिजनेस शुरू किया, 5 साल को इवेल्यूट करने जा रहा हूँ, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल लॉस हो गया -90,000, चौथे साल में 80,000। तो ये सारे हर ईयर की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो इसे इट इज कॉल्ड अनइवन कैश फ्लो। इसके बाद होता है सीरीज ऑफ इवन कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ इवन कैश फ्लोज विद टाइम पीरियड
इसमें भी मुझे लिखना था विथ टाइम पीरियड, यानी 5 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं, मंथली है तो 12 महीने की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली है तो इस तरह से सीरीज ऑफ अनइवन कैश फ्लोज 6 साल तक ये होने वाला है। सीरीज ऑफ इवन कैश फ्लो 6 साल तक होने वाला है, लेकिन इवन कैश फ्लो है। इवन कैश फ्लो का मतलब सारे कैश फ्लोज एक से 10,000 है तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6 टाइम्स आएगा। अब इवन कैश फ्लोज में को हम कहते हैं एन्युटी, और एन्युटी फिर 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी एंड ड्यू। देखिए बाय डेफिनेशन एन्युटी की डेफिनेशन क्या है, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज व्हेन कैश फ्लोज आर आइडेंटिकल एंड टाइम बिटवीन ईच कैश फ्लो इज आइडेंटिकल। सिंगल सम मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में 50,000 एक सिंगल वैल्यू दी हुई है, आइदर प्रेजेंट वैल्यू हो या फ्यूचर वैल्यू हो। अनइवन कैश फ्लो इस तरह से हो सकता है कि ईयर 1 2 फॉर एग्जाम्पल 3 साल का डेटा है 1 2 3, तो ये लिखा होगा 20,000 8,500 85,000 कोई भी हो 4,500, हर कैश फ्लो डिफरेंट है इस तरह से। एंड जब हम बात करते हैं एन्युटी की तो ऑर्डिनरी एन्युटी भी हो सकती है और ड्यू एन्युटी भी हो सकती है। तो ये जो पेमेंट्स हैं इससे रिलेट करता है। एन्युटी का मतलब एनुअल पेमेंट नहीं है, एन्युटी का मतलब सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज है। तो आपने इंस्टॉलमेंट पर अगर कोई लेट से मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे ले लिया तो हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, और वो इंस्टॉलमेंट ये नहीं कभी 10,000 दे दिए कभी 5,000 दे दिए, वो फिक्स हो जाती है कि भाई 5,000 रुपये महीना देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ऑफिस से लोन लेते हैं तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है हर महीने, तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। ये नहीं होता कि कभी 5,000 काट लिए कभी 6,000 काट लिए। अगर आप मकान रेंट पे लेते हैं या मकान रेंट पे देते हैं तो हर महीने 11 महीने का अगर एग्रीमेंट है तो 11 महीने तक सेम अमाउंट हर महीने मिलने वाली है। ये एग्जाम्पल है एन्युटी की। अब एन्युटी ऑर्डिनरी भी हो सकती है और ड्यू भी हो सकती है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में एक्चुअली पेमेंट क्या होती है, 0 1 2 3 में पीरियड लिख रहा हूँ, ये 0 है, इसको हम यहाँ से जनरल कर दें ताकि ये नजर आए। तो ये इस तरह से हो सकता है। जीरो का मतलब होता है टुडे, आज, और जीरो ही को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको अपने लिए एक सूट खरीदना है और आपने मार्केट से जाकर 2,000 का सूट खरीदा, तो आपने उसकी जो पेमेंट की, जो उसकी प्राइस थी आज, वो फाइनेंस में कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 3 पेमेंट्स हैं, लेकिन पेमेंट आज से नहीं स्टार्ट हो रही, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। तो एन्युटी की डेफिनेशन क्या थी कि सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज हो गई 3 है, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज, आर कैश फ्लोज आर आइडेंटिकल एंड टाइम बिटवीन ईच कैश फ्लो इज आइडेंटिकल, साल साल के बाद, मंथली है तो हर महीने के बाद, क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर के बाद। ड्यू एन्युटी क्या होगी, सेम मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये फर्क आएगा। ड्यू एन्युटी में पेमेंट एडवांस करते हैं, टोटल पेमेंट 3 ही है, लेकिन एडवांस में हमने पेमेंट कर दी है, एंड में नहीं करेंगे, और अगर आज नहीं किए तो एंड में करना होगा। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी का। याद रखिए, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक आपका जो मकान है वो बन रहा है, तो आपने आर्थिक तौर पर 3 महीने के लिए एक मकान किराए पे ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च। तो अब अगर आप 1 जनवरी को रेंट पे करते हैं जनवरी का, 1 फरवरी को रेंट पे करते हैं फरवरी का, एंड 1 मार्च को रेंट पे करते हैं मार्च का, तो जब मार्च 31 को खाली करेंगे तब कोई पेमेंट नहीं करनी है रेंट की।
तो ये कंडीशन हो गई ड्यू एन्युटी की। लेकिन अगर आपने अपनी जो जनवरी का रेंट है वो जनवरी की आखिरी तारीख को या फरवरी की पहली तारीख को दिया, फरवरी का रेंट फरवरी के एंड में दिया, और मार्च का रेंट मार्च के एंड में दे रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। फिर आपने स्टार्ट में नहीं, टोटल महीने 3 ही है, रेंट भी 3 महीने का है, बट डिफरेंस है टाइमिंग का, पहले दिया है या बाद में दिया है। पहले देते हैं तो ऑर्डिनरी है, सॉरी पहले देते हैं तो ड्यू एन्युटी है, और बाद में देते हैं तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि टाइम वैल्यू मनी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस जब आते हैं अलग से, तो उसमें ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी दोनों आ सकती हैं। बट अगर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ से बात करें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से आज बात करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट आप आज करते हैं तो बेनिफिट हमेशा बाद में मिलता है। तो हमारे पास जो ज्यादा यूज है वो ऑर्डिनरी का है। ये तो नहीं होगा ना कि आज आप बैंक में पैसे रखें और बैंक आज ही से आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे, तो प्रॉफिट आपको बाद में मिलेगा, तो हम उसमें ऑर्डिनरी एन्युटी की तरफ जाते हैं। इसके बाद जैसे हमने एन्युटी लिखा है, इसी तरह परपेचुटी होती है। आपने परपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ा होगा, मुस्तकिल। परपेचुटी का मतलब है फॉर एवर। ये क्या है? सीरीज ऑफ इवन कैश फ्लो है विद लिमिटेड टाइम पीरियड, बट इसको मैं डी कहूंगा। सीरीज ऑफ इवन कैश फ्लोज विद नो टाइम पीरियड, इन्फिनिटी है, यानी इसमें पता ही नहीं कब तक होगा, फोरसेबल फ्यूचर तक नहीं पता, ये होगा, होता रहेगा। जैसे पेंशन को मिसाल ले लेते हैं, तो जो पेंशन मिलती है किसी को रिटायर होने के बाद, तो कितने साल तक मिलती है? सर ये सीरीज ऑफ अनइवन है ना? नहीं, इवन ही है। मैं इवन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेंशन की मिसाल ले रहा हूँ, सब जगह इवन ही है। तो पेंशन कब तक मिलेगी? सर लाइफ टाइम, जब तक बंदा हयात है। तो आप बता सकते हैं 10 साल, 5 साल? तो नो जब सर। एन नहीं बताएंगे तो वो नो टाइम पीरियड से मेरी उम्र आती है। जब परपिचुटी में, मैंने एक मिसाल दी पेंशन की, बहुत सारे मार्केट में ऐसे बॉन्ड होते हैं परपिचुअल बॉन्ड कहलाते हैं। स्पेशली जो कंपनी इशू करती है ना, प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, तो जो प्रीफर्ड स्टॉक होता है उस पर नॉर्मली जो डिविडेंड का रेट होता है फिक्स होता है कि आपको हम 2 पर शेयर डिविडेंड देगी हर साल। तो अगर हर साल 2 मिल रहा है तो कब तक मिलेगा नहीं पता, कि जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है उस वक्त तक मिलता जाएगा, क्योंकि जो कंपनी होती है उसकी एग्जिस्टेंस परपेचुअल होती है। तो ऐसे केस में उसे हम परपेचुअली कहते हैं कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, कब तक होगा नहीं पता। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सम। जो फार्मूला मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी बुक में इसी तरह से देखें। जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू लिखा है, कहीं अमाउंट लिखा होता है, कहीं पीवी की जगह पीएमटी लिखा होता है, पेमेंट बातें किया। जैसे आई लिखा है मैंने, तो किसी बुक ने आर लिख दिया है, किसी ने के का साइन यूज किया है। तो ये सब वेरिएबल के नाम है, कोई भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम फोकस करें इन दो फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो ये दो फार्मूलाज पहले नोट कर लें। एफ ई मीन्स फ्यूचर वैल्यू, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट डिस्काउंट रेट, कंपाउंड रेट, बहुत सारे नाम यूज होते हैं इसके लिए। फ्यूचर वैल्यू में एन जो है पॉजिटिव है और प्रेजेंट वैल्यू में एन नेगेटिव है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल इक्वेशन के बगैर कोई काम होता नहीं है।
तो अगर हम लिखते हैं ना फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n, इसी डाटा को रखते हुए अगर मैं मैनिपुलेट कर लूं तो प्रेजेंट वैल्यू को अगर इंडिपेंडेंट करेंगे तो ये बनेगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर -n। इतना मैं तो हम सबको आता होगा। तो ये इसी फार्मूले को मैनिपुलेट किया गया। तो ये फार्मूलाज अगर आपको प्रैक्टिस आ जाए और क्वेश्चन आ जाए देन फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इधर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन हो या कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू आई एन, छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेट करना आसान होगा। आई 8%, और ये जो फार्मूले हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले, याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले। एन ले लेते हैं 4, आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, 1000 1.08 की पावर 4। फिर दिखा देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। और जब परसेंटेज को हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में तो डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। तो 8% का मतलब 0.08 है, और 1 प्लस आई कर दें तो 1.08 हो गया। तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू का आंसर है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर 4। आंसर इज 1360। पॉइंट्स में आ रहा है तो आने दें। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, आपने लिखा 1000, देन ब्रैकेट में अब मैं ये कर रहा हूँ कि 1 पॉइंट अलग से वर्किंग कर रहा हूँ ये अपने लिए, 1.08 की पावर 4, ये बनता है, अब आ जाऊँ वापस 1.3605। आपको लिखना नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए, आप फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर लिख दें। ये मैंने बताया कि 1.08 की पावर 4 को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये शक्ल बन गई। अब इसमें जो 1 है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को, और 0.08% इजाफा हो रहा है, तो 0.08 टू 3.3605 बन गया। जब उसको 4 टाइम्स हम यूज करेंगे तो ये 1.3605 हो गया, और जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.360 इज द आंसर। अभी जो ब्रैकेट में आपने लिखा है 1.3605, ये जो आंसर 1.08 है इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, FVF, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये फैक्टर है जो 1000 से मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर देगा, और इसको इस तरह से हम लिखते हैं I, N। तो ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, अगर मैं इस वाले फैक्टर को लिखूं तो ये फैक्टर बना 4,8% इक्वल्स टू 1.3605। ये जो आंसर है ये कहलाता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि बहुत कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बजाय कैलकुलेटर के आपको एक टेबल दी हुई होती है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल, और वो टेबल से आपको उठाना होता है। तो टेबल से हम देखते हैं 4 और 8 कहाँ पर है।
जिस तरह आपने अगर कभी स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखा होगा, कि बिल्कुल टॉप पर कुछ वैल्यूज होती हैं और बिल्कुल लेफ्ट पर कुछ वैल्यूज होती हैं, और उनके दरमियान में ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की टेबल होती है, उसमें एक्सट्रीम यहाँ पर दिया होता है आपको एन, और रेट दिए होते हैं ऊपर। तो एन और रेट से वो टेबल बनी हुई होती है, और उसमें ये 1.3605 तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती फिर खुद से कैलकुलेट करने की। लेकिन अब आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आई कॉमा इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1 तो प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0.08 एडिशन है, तो हमेशा ये 1 से ग्रेटर इसका आंसर होगा। वैसे ये डिसाइड हुआ था कि जो जो स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं वो अपनी आईडी के साथ आएंगे, शायद उनको आईडी मिली हुई है। तो 083 जैसे सारिश की आईडी है, तो बाकी लोग जो है अभी तक आईडी यूज नहीं करते, तो अच्छी बात नहीं है बहरहाल, क्योंकि उसमें फिर कोई इररेलेवेंट बंदा या आप कोई शरारती उतर आए तो वो क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ हमने, मैं इसको कलर यहाँ से लगाता जाऊँ तो पता हो कि ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसका उल्टा हो गया, सॉरी, आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए जो फार्मूला था हमारा, तो फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। जैसे ये लिखा है आपने, ये काम आप लोग को यहाँ करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 4000 1.1 पावर -8 हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 4000 और 1.1 की पावर मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ, इक्वल्स टू 1.1 पावर -8। सर 1866। नहीं, माइनस की पावर है बेटा, 0.4665 पावर माइनस में। आंसर इज 18। अच्छा, आपने आंसर दिया था, ठीक है, इट्स ओके। मैं समझा आप फैक्टर बता रहे हैं, सही था आपका आंसर, 1866 इज द आंसर। और जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यही स्टेटमेंट मैं यहाँ भी लिखूंगा कि ये जो आप 1.1 की पावर -8 लगाते हैं, ये आंसर आया 0.4665। चूंकि रिवर्स जा रहे हैं तो अब माइनस वाला प्रोसेस है, एंड इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि अब 1 आपकी फ्यूचर वैल्यू है। 100% फ्यूचर वैल्यू को 100% ले रहे हैं, तो जब रिवर्स आएंगे यानी कम करते हुए आएंगे तो 100% से नीचे आना है, इसीलिए लेस देन 1 होगा। इसको अब हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8,10%, and answer is 0.4665। और ये जो आप यूज कर रहे हैं टूल्स, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के, स्पेशली प्रेजेंट वैल्यू, ये आगे जितने चैप्टर्स हैं, ये इंडिविजुअल सवाल शायद इतने ना आए हो, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें ये सारी टेक्निक्स यूज होगी।
इसीलिए मैं इसके सारे वेरिएबल्स पे काम करता हुआ जा रहा हूँ। अब आपके पास मौजूद है प्रेजेंट वैल्यू, आपके पास मौजूद है फ्यूचर वैल्यू, आपके पास मौजूद है एन, आई नहीं मालूम आपको। जी कैलकुलेट हो जाएगा आई। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। 4 में से कोई से 3 वेरिएबल गिवन हो तो हम फोर्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आई निकालने के लिए वी कैन यूज आइदर दिस फार्मूला और वी कैन यूज आइदर दिस फार्मूला। बेटर ये होता है कि आप फ्यूचर का फार्मूला यूज करें क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव है। नेगेटिव पावर से भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन ज्यादा आसान कैलकुलेशन फ्यूचर वैल्यू के साथ है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करना है। तो अब आपका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू विच इज 4000 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू विच इज 2000। 1 प्लस आई आपको मालूम नहीं है एंड पावर। देखिए एक्सेल पे कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ पावर का साइन, वरना आपको पता ही है ऊपर डायरेक्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से हो जाएगा, लेकिन एक्सेल की वजह से मैं मजबूर हूँ इस तरह से लिख के टाइप करूँ। तो आप लोग जब भी लिखेंगे उसी तरह से लिखिए। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, 4000 को डिवाइड कर देंगे 2000 से इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर 7 और फिर 2 इक्वल्स टू, इसको मैं नीचे कॉपी करके 2 कर दूंगा ज्यादा समय बजाय बार बार लिखने के। होम जी, अगला स्टेज में जो बताएं क्या करना है। अब हम फाइनेंस नहीं पढ़ रहे, अब हम मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए अब दो तरह से हम कर सकते हैं इसमें, एलएन या लॉग अप्लाई कर दें तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये होती है कि पावर नीचे आ जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ log 2, दोनों अब लॉग इंसर्ट कर रहे हैं और इक्वेशन है तो बोथ साइड्स पे आपको इंसर्ट करना होगा। तो आप लिखेंगे log 2 इक्वल्स टू 7 को नीचे ले आए 7 log 1 प्लस आई। उससे आसान यह है कि आप रेसिप्रोकल ऑफ पावर को इंसर्ट करें बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑफ पावर। टू की पावर 1/7, क्योंकि पावर 7 लगी हुई है तो उसे कंप्लीट खत्म करने के लिए आपको 1 प्लस आई की पावर 7 तो ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि आपने इंसर्ट किया 1/7, तो यहाँ पर इसकी पावर 1/7 इधर भी इंसर्ट हो गया तो दोनों तरफ पावर आ गई 1/7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया और 2 की पावर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए 1/7 में बताइए क्या आ रही है। 2 की पावर 1/7 आंसर आप बताइए। ये आंसर आ रहा है जो मैंने लिखा है। कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपका ये आंसर आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर के यूजेज पर है।
2 की पावर, फिर ब्रैकेट लीजिएगा पहले, 1 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1.1041, इस तरह से आएगा। 2 लिखे कैलकुलेटर पे, जो भी आपके पास पावर का साइन है, किसी पे XY लिखा होता है, किसी पे कुछ और लिखा होता है, जब पावर का साइन प्रेस कर दें तो आप उस पर 1/7 अप्लाई करने के लिए, जी सर, यही आ रहा है। ठीक है। अब 1 को हम इधर ले जाएंगे, तो I को इंडिपेंडेंट कर दिया आपने, I इक्वल्स टू, उसको बाद में सही कर देंगे 1.1041 -1, देन जब -1 कर देंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 0.041। और फाइनल रिजल्ट देने के लिए कंपलसरी है, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देंगे। (10.41) 0.1041, तो योर आंसर इज 10.41%। अब ये याद रखिएगा कि कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ होते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर से अलाउड होते हैं। भी मैंने पेपर में नहीं देखा कि उस पेपर में उन्होंने आपको टेबल वगैरह दी हुई हो, तो कैलकुलेशन के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। टोटल कैसे करेंगे, बैलेंस शीट बनाते वक्त, ट्रायल बनाते वक्त, तो कैलकुलेटर तो अलाउड होता है। अब इसी में n कैलकुलेट करना है, तो उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू है आपकी 8000, फिगर चेंज कर लेते हैं, आप बोलेंगे कि ये 2 ही आता है, 8500, 8500 equals to 4000, 1.08 पावर n। अब आप 8400, अब नहीं लिख रहा, पूरे स्टेप्स आपको पता ही है। 8500 को डिवाइड कर देंगे 4000 से। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, ये इसको याद रखिएगा, जितने भी सारे फार्मूला यूज कर रहा हूँ, फाइनल आंसर आने से पहले तक पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज रखनी है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज रखनी है, लाजमी है, कंपलसरी है। इक्वल्स टू 1.08 की पावर n। अब चूंकि n वेरिएबल हो गया, तो n तो आपको कैलकुलेट करने के लिए अब हर हाल में आपको लॉग इंसर्ट करनी होगी। अब आप लिखेंगे लॉग 2.1250 इक्वल्स टू n लॉग 1.08। मैं इसमें बीच में गैप लगा दूं, log 2.12 and
log 1.08. n finally n equals to log 2.1250 divided by log 1.08. n का आंसर बता दीजिएगा। आप अपने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिख सकते हैं log this डिवाइड बाय log this। सर 10.3383। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लॉग, अच्छा पहले देखिए, ये मेरे एस पे एरर आया, इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू लिखनी है 2.125 log तकसीम 1.08 log 9.79 आ रहा है सर मेरे पास। 9.79 यस। देखें, इक्वल्स टू लॉग, मैं लॉग 10 ले रहा हूँ इसमें, और मुझे बताना है 2.125, इसको डिवाइड करना है लॉग 1.08 से। 9.79 आंसर आ रहा है बेटा, जी चेक कर सर, लो। वो जीरो का मसला हुआ है, अब तो बस क्लियर हो जीरो। गया? जी ठीक, सर, क्लियर है, मेरी गलती है, जीरो मैंने कम लिए। ओके। अब ये इस तरह से एन भी आ गया। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अभी आया।
जी, नेक्स्ट में एक स्टेटमेंट यहाँ गिवन है फॉर सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कंपाउंडिंग। ये जितना भी कोटेड रेट होते हैं, जो रेट मैं लिख रहा था बार बार 10%, 8%, ये एनुअल बेसिस पर होते हैं। एंड सम टाइम जो है वो, सम टाइम नहीं, आज के दौर में तो कंप्यूटराइज है, डेली बेसिस पर, आवर्ली बेसिस पर कंपाउंडिंग हो रही है। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है एक्चुअली इसमें आई के नीचे एम मौजूद है, आई डिवाइड बाई एम है और एन मल्टीप्लाई बाई एम है। क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होता। लेकिन अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअल है तो क्या होगा, तो फॉर सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कंपाउंडिंग में एम का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड ड्यूरिंग अ ईयर। तो चूंकि ईयरली बेसिस में साल में एक ही मर्तबा होता है तो एम लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। एम से 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट पर, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। बट अगर हाफ ईयरली होगा तो एम 2 के बराबर होगा। एम इक्वल्स टू 2 होता है मीन्स हाफ ईयरली या सेमी एनुअल। एम अगर 4 ले ले तो मीन्स क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में एम 4 होगा, मंथली में 12 होगा। तो जब 2, 4 या 12 हो तो वो इम्पैक्ट डालेगा आपके रिजल्ट्स पर। इसके लिए ये तमाम फार्मूलाज, जितनी भी आपने कैलकुलेशंस किए यहाँ से यहाँ तक, इस सारी कैलकुलेशन पर हर दफा मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख रहा हूँ। ये आपका 3 हो गया, देन 4, Q5। हर ये एक पर मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, ये हर टेक्निक पे सेम अप्लाई होगा। यही डाटा है नॉर्मल, आइदर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो या फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, कुछ भी हो, टेक्निक समझ ले, सब में एक ही जैसा होता है। N4 कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। बट ये जो रेट गिवन है इसके साथ लिखा हुआ है क्वार्टरली। क्वार्टरली लिखा हो सकता है, मंथली लिखा हो सकता है, हाफ ईयरली लिखा हो सकता है, कुछ नहीं लिखा तो एनुअल माना जाता है। रेट एनुअली है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। कम इस तरह से लिखा होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसको सॉल्व करने के लिए एट आंसर गलत है आपका, 8 नहीं आ सकता, 9.79 है। तो यहाँ पर अच्छा, वो आप अगर राउंड करते हैं ना, राउंड ऑफ, तो 79 को 9 हो नहीं सकता। 8 आंसर में मिस्टेक है, 9.79 ही आंसर आएगा। 9.79 में किसी का 7.8 आ जाए, किसी का 7.4 आ जाए, वो एक्सेप्टेबल है। याद रखिए कि दुनिया में बिलियंस और ट्रिलियंस में कारोबार होता है, तो वो जो पॉइंट्स है ना उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कैलकुलेशन में 4 डिजिट रखे, तो अगर 2.12 लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 2.125 लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यही है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोटा कर देता है ना, ये छोटी वैल्यूज को मैग्नीफाई कर देता है। तो अगर आप पॉइंट्स में गड़बड़ करेंगे तो ये ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कोशिश करेंगे पॉइंट के बाद 4 वाली को। तो अब ये जो फार्मूला था आपका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का, उसी में जो चेंज आया वो ये आया कि आपने लिखा फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू विच इज 6500 और 1 प्लस 12% है। ये इसको 12% भी लिख सकता हूँ, ये है 0.12। 12% का मतलब 0.12। इसको डिवाइड करूंगा 4 से, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। आई
डिवाइड हो गया। मैं इसको भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ N4 है, लेकिन चूंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो हम जब भी क्वार्टरली हाफ ईयरली होगा तो हमेशा क्या करेंगे, I को डिवाइड करना है M से और N को मल्टीप्लाई करना है M से। अब आप इसको फार्मूले में रख लें या अलग से डिवाइड करके पुट कर दें, बातें किया। तमाम केसेस में आइदर क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो या फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो या आई निकालना हो या एन निकालना हो, हर सूरत में हमें क्या करना है, फार्मूले में आई डिवाइड बाई एम और एन मल्टीप्लाई बाई एम। अब ये इस तरह से हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 6500 एंड 1.03 सॉरी की पावर 16। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3% आएगा। 3% या 0.03। 0.12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.03, उसमें 1 प्लस कर लें तो 1.03 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 16 हो गया। तो मैं अब सब में करके नहीं बताऊंगा, याद रखिए प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू या आई निकालना हो या एन निकालना हो, फार्मूले में चेंज आ गई है। फार्मूले में क्या चेंज है कि आई जो है वो एम से डिवाइड होगा और एन एम से मल्टीप्लाई होगा। तमाम फार्मूलाज में, वो प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी का फार्मूला हो, सिंगल सम हो, सीरीज ऑफ कैश फ्लो हो, सब में यही होने वाला है। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 6500 मल्टीप्लाई बाय 1.03 की पावर 16। तो आंसर है 10,431। अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, इफेक्टिव रेट। तो मुझे तो पहले कंसेप्चुअली आप बताएं आप मुझे कि अगर 1 लाख रुपीस हो आपके पास और बैंक आपको कहे कि हम आपको 10% प्रॉफिट देंगे तो साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा? एक साल में। पहले अमाउंट कम कर लेते हैं, 10,000 रुपए हैं और बैंक का रेट है 10%, तो एक साल के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा? ₹10,000 आपने डिपॉजिट किए बैंक में, एक साल के बाद आपके अकाउंट में 10% प्रॉफिट आ गया, तो ये प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन किया है। 10,000 का 10% कितना होता है भाई? 1000 होता है। तो यही पूछ रहा हूं मैं कि अगर 1,000 रुपए बैंक में रख दें और बैंक आपको 10% प्रॉफिट दे तो आपको 1,000 मिलेंगे। लेकिन अगर यही बैंक आपको कहे कि मैं आपको 10% प्रॉफिट सेमी एनुअल दूंगा तो आपको 1,000 मिलेंगे या 1,000 से ज्यादा मिलेंगे? सर ज्यादा मिलेगा। ये हमने पढ़ा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाए तो अगले 6 महीने में उस प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इसको मैं एग्जाम, देखिए 1,000 रुपए की बात की थी, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू, आपने कहा जी 1,000 रुपए मेरे को मिल गए, ये है एनुअल। अब अगर सेमी एनुअल होता, सेमी, तो आपको 1,000 रुपए पर पहले 6 महीने में प्रॉफिट मिलता 10%, जो कि 1,000 के बराबर है।
और फिर उसका मिलता है 6 महीने का, ठीक है, पूरे साल को नहीं मिल रहा, 6 महीने बाद मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट होता है 500। अब अगले 6 महीने में आपका जो अमाउंट है वो 1050 हो गया, सॉरी 1500, गलत लिख दिया शायद मैंने, अच्छा ये 1000 लिखा है मैंने, 10,000 लिखा है, सॉरी 10,000, अब सही है। 10,000 का 10% 1000 बनता है, लेकिन हमें 6 महीने के बाद मिल रहा है तो आधा मिलेगा, यानी 500 मिलेगा। अब अगली दफा क्या हुआ कि आपके अकाउंट में हो गए 10,500 रुपए, अब 10,000 नहीं है, 10,500 रुपए, तो इस पर अगर आप 10% लेने जाएंगे तो जो भी अमाउंट है, फिर वो जाहिर है कि 6 महीने हुए तो 6 महीने का मिलेगा, तो 6/12 करेंगे, अब जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 10,500 मल्टीप्लाई बाय 525 रुपए मिलेंगे अगले 6 महीने में। तो क्या हुआ, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 500 ही मिलते, लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, यानी 500 पर भी इंटरेस्ट मिला। तो टोटल आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 1025 मिला। एनुअल कंपाउंडिंग में करते तो 1000 मिलता, सेमी एनुअल में आपको मिले 1025 रुपए। हालांकि रेट सेम था, बैंक का कोटेड रेट, इसे कोटेड रेट नॉमिनल रेट कहते हैं, वो सेम था, लेकिन एक्चुअली आपको ज्यादा मिला। तो जो एक्चुअल आपको ज्यादा मिला, तो कितने परसेंट रिटर्न मिला एक्चुअली हमें, तो अगर मैं 1025 की परसेंट कैलकुलेट करूं तो 1025 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, क्योंकि 10,000, ये बन गया दिस डिवाइड बाई 10,000। तो ओरिजिनली 10% नहीं मिला, एक्चुअली आपको 10.25% मिला। जो रियलाइज्ड हुआ आपको वो 10.25 था, हालांकि स्कीम में जो कोटेड या अनाउंस्ड रेट है वो 10% है। दोनों केस में क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, डिफरेंस ये है कि ईयरली में क्योंकि एक ही मरतबा कैलकुलेशन थी, एक ही मरतबा इंटरेस्ट मिला, जबकि सेमी एनुअल में पहले 6 महीने में 500 आपके अकाउंट में चले गए, तो अगली दफा 10,500 में मिला। तो जो फाइनल आंसर था वो 10.25% था। अभी जो 10.25% आंसर आया है आपका, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट भी कहते हैं और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। तो ये तो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, कैलकुलेशन करके आपको समझाया है। फाइनेंस ने आपको एक फार्मूला दिया और वो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, और उसके लिए मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ मुझे रेट पता होना चाहिए और सेमी एनुअल एनुअल वो पता होना चाहिए। तो फार्मूला इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव एनुअल रेट EAR, किसी बुक ने EFF लिखा हुआ है, इफेक्टिव एनुअल रेट इक्वल्स टू 1 प्लस आई की डिवाइडेड बाई m पावर m माइनस 1। तो इसमें कहीं भी अमाउंट नहीं है, सिर्फ रेट से कैलकुलेट हो जाएगा। 1 प्लस आई डिवाइड बाई m की पावर m माइनस 1। ये फार्मूला, ये डायरेक्ट आपका जो मैंने यहाँ इतनी सारी वर्किंग करके 10.25 निकाला है, ये आ जाएगा। तो अगर इसी सवाल को ले लें तो इसमें आई आपको गिवन है 10%, और सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है तो वो जो फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं शीट शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। EAR इक्वल टू 1 प्लस आई की डिवाइड बाई m पावर m, इसको अगर मैं लिखूं तो EAR इक्वल्स टू 1 प्लस आई 10% है, 0.01 लिख देता हूँ, 0.01 डिवाइड करना है इसको m से यानी 2 से, और इसकी जो पावर है वो m है, n नहीं है इसमें, 2 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करें और देखें ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये याद रखें, जब तक कैलकुलेशन चल रही है
पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज रखनी है। इसको सॉल्व करके देख लें क्या आंसर आ रहे हैं। पावर जीरो कॉमा 2 नहीं होने वाली है। अच्छा मोबाइल लगा के जा रहे हैं। जी ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? जी सर 10.25। ये टेक्निक हर जगह इस्तेमाल होगी। अब आ जाइए अनइवन कैश फ्लो का एक और क्वेश्चन देख लें। ये सारी टेक्निक हम अप्लाई करने वाले हैं। अनइवन कैश फ्लो तो ईयर में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। एंड कैश फ्लो 1 में 500 है, फिर 120 है, फिर 800 है, फिर 90 है। डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो इस कैश फ्लो की हम वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू बोथ। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसका मतलब मुझे आंसर आज चाहिए। आज का मतलब ईयर 0 है, डाल लेते हैं 0 को भी 0। और अगर फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ 4th ईयर। इसको अगर हम टाइम लाइन पे मैं लिख दूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ऐसा देखें, ये हम आज मौजूद हैं। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। तो अगर यहाँ पर 110 है, छोटी अमाउंट ले रहा हूँ लिखने के लिए, यहाँ 8 रुपीज है, रुपीज इन 1000 है, सबके नीचे 3 जीरो मौजूद है, 5 एंड 14। तो ये अनइवन कैश फ्लो है। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट मुझे आंसर चाहिए यहाँ पर। यहाँ आंसर अगर मुझे निकालना है सबका तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आंसर मुझे एट द एंड ऑफ 4th ईयर चाहिए तो ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये एक्चुअली जब अनइवन कैश फ्लो होता है तो समझ लें ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं फोकस करूंगा प्रेजेंट वैल्यू पर। तो अगर मुझे 10 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए आपको आई चाहिए। तो आई कोई भी ले लें, मैं छोटा सा एक आई ले लेता हूँ 2%। तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में क्योंकि यहाँ 1 है तो ये फ्यूचर वैल्यू है। चूंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको वापस लेकर जाना है इधर। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, एन इसमें 1 है, आई 2% है। इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना है। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका आंसर भी मुझे चाहिए यहाँ पर। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, एन इसमें 2 होगा, आई 2% है। देन जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ये इसका आंसर मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इस केस में ये फ्यूचर वैल्यू है, एन इसमें 3 है, आई 2% ही रहेगा।
14 का आंसर अगर मुझे निकालना है तो ये आ गया मेरी तरफ। तो 14 फ्यूचर वैल्यू है, एन इसका 4 है, आई 2% है। तो ये चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे उसी फार्मूले से जो अभी आपने सिंगल सम से किया था, क्योंकि मैंने चारों को सिंगल सिंगल ले लिया। और जो आंसर आएगा उस आंसर का मैं टोटल कर दूंगा, इन सारे आंसर्स का एक साथ में टोटल कर दूंगा, और वो टोटल जो है वो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये वाला जो टेक्निक है ये आपको अभी कैपिटल बजटिंग में बार बार रिपीट होने वाला है। जहां मैंने इसको रो फॉर्म के बजाय टेबल पर लिख दिया, तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, 500 को, अब इसके लिए आपको आई चाहिए, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पर, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए आई। तो हम आई को ही ले लेते हैं, 6% रेट जो गिवन होता है क्वेश्चन में। अब मुझे करना क्या है, सिंपली 1.06, और चूंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो पावर माइनस में होगी, जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी पावर लगाऊंगा, -1। इसको याद कीजिए, ये 1 पर है वैल्यू, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए -1 लगाएंगे। यही काम मैं कर रहा हूँ 120 के साथ। तो 120 पे पावर -2 होगी, क्योंकि ये सेकेंड ईयर पर है और मुझे सबको 0 पर ले जाना है। इसके लिए 1.06 की पावर -3 होगी, क्योंकि यहाँ 3 मौजूद है। इसकी पावर -4 हो जाएगी, और सबको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.06 की पावर -1। और यही काम मैंने इसको किया, तो इसका आंसर ये आ गया। इसका कैलकुलेट किया तो इसका आंसर ये आ गया। इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर ये आ गया। और इन सारी वैल्यूज को हम टोटल कर लेंगे एंड में। ये जो आंसर आया ये एक्चुअली बन गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो बड़ा लेमन वाली बात है, अगर मैं इस तरह से टेबल बना रहा हूं तो जो ईयर पे वैल्यू लिखी हुई है, जो पीरियड पे वैल्यू लिखी है, वही पावर है, और माइनस की पावर है। 1.06 की पावर -1, -2, -3, -4, जितनी भी वैल्यूज हो लगाते चले जाएंगे, तो इससे आएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अनइवन कैश फ्लो है। यहीं तक मैं आज मैं रख रहा हूँ इसको, मैं एक पेपर पर डिस्कस कर लूं। आई थिंक तो प्योर थ्योरेटिकल आ गया था, 16 में then 17 देखिए इसमें बी पार्ट है 7 का, डिस्कस कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसको। यू हैव बीन हायर्ड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू राहिल अब्बास। ही हैज रिसीव्ड 2 offers for playing professional basketball and wants to select the best offer। 2 ऑफर मिल रही हैं आपको बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस ऑफ मनी ओनली। तो ऑफर ए में आपको मिलेंगे 10 मिलियन टोटल, ऑफर फॉर 2 मिलियन अ ईयर, हर साल 2 मिलियन मिलने वाले हैं 5 साल तक।
यानी ईयर 1 पे 2 मिलियन, ईयर 2 पे 2 मिलियन, ईयर 3 पे 2 मिलियन, ईयर 4 पर 2 मिलियन एंड ईयर 5 पर 2 मिलियन। तो ये जो मैंने टेबल बनाई, अभी आप इवन अनइवन को छोड़ दे, दोनों को सेम तरह से करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखिए, 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन, और ये टेक्निक यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। दूसरी ऑफर जो है आपकी, ऑफर बी इज अ टोटल 11 मिलियन है, ऑफर ऑफ 1 मिलियन ईयर फॉर 4 ईयर्स। पहले 4 साल 1-1 मिलियन मिलेगा और 5वें साल में 7 मिलियन मिलेगा। तो ये अनइवन हो गया, क्योंकि एक वैल्यू भी चेंज हो जाए तो अनइवन होता है। कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट बाय अज्यूमिंग अ रेंज ऑफ 8%। आपको 8% से भी निकालना है, 9 से भी निकालना है, 10 से भी निकालना है, 11 से भी करना है, 12 से करना है, 13 से करना है और 14 से करना है। यानी आपको ये 8 9 10 11 12 13 14 7 टाइम्स सॉल्व करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आपने एडवाइस करना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटर है। तो याद रखिए, ये आखिरी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1321 आया। एक और अगर डाटा की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और उसका प्रेजेंट वैल्यू 1200 हो, तो दोनों में कौन बेटर होगा? अगर एक का आंसर ये हो और दूसरे का आंसर ये हो, तो इन दोनों में कौन सा बेटर होगा? 1321 वाला। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वो बेटर है। अब चूंकि अलग अलग रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अलग अलग रेट से आप देखते जाइए कौन सा बेटर है। अगर ए प्लान बेटर है तो ए प्लान को बेटर बताएंगे, बी प्लान बेटर है तो बी प्लान को बेटर बताएंगे। तो हो सकता है रेट बढ़ाने से सिचुएशन चेंज हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि 14% पर ए प्लान बेटर है और 8% पर बी प्लान बेटर है। इस तरह से आपको बताना है। तो बेशक बताने को छोड़े, कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए, ठीक है? जी सर। कैलकुलेशन करना तो मुश्किल काम नहीं है ना। फिर वो इवन कैश फ्लो कैसे होगा वो हम अगली क्लास में देख लेंगे, कि उस पर हम एक शॉर्टकट फार्मूला, जिसे हम एनवीटी कहते हैं, एनवीटी का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी आप देखें सिंगल सम और अनइवन कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो अनइवन और इवन दोनों, अनइवन हो या इवन हो, दोनों पर सेम टेक्निक यूज हो सकती है। बट इवन कैश फ्लो में आपसे आइडिया दे देता हूँ। अगर सारी वैल्यू सेम, आपको समझिएगा कि मैं इस, ये भी एक फैक्टर है, 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 हर फैक्टर को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये सारी वैल्यू सेम हो जाए तो मैं सारे फैक्टर्स अलग अलग ना निकालूं, बल्कि इन सब फैक्टर्स का टोटल ले लूं और उस टोटल से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी आंसर सेम आएगा। क्योंकि ये सारी वैल्यू सेम है, तो मुझे अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय एक फार्मूला ऐसा डिजाइन किया गया जो इन फैक्टर्स का टोटल देता है। तो टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एनवीटी का फार्मूला बनता है। तो उसको आप अनइवन से भी कर सकते हैं, इवन से भी। यानी इवन कैश फ्लो को टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और एन्युटी के फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अनइवन कैश फ्लो हो जाए वो सिर्फ टेबल बनाकर होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ। स्टॉप शेयर। अब एडमिन आपको देख लेंगे। मैं लीव कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए, अल्लाह हाफिज। और एंड में 2 ही रह गए, तो चलें लीव।